हाय राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन सोशियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर पर जो अपनी थर्ड यूनिट है, इकाई 3 है, भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, इस पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं? तो संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति, जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च जाति की प्रथाओं, कर्मकांडों, विचारधारा और जीवन शैली को अपनाते हैं ताकि वे सामाजिक पदानुक्रम में अपनी स्थिति को ऊपर उठा सकें। यह एक तरह की सामाजिक गतिशीलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा एम श्रीनिवासन ने दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझाना था कि भारतीय समाज में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व्यवस्था की कठोरता के बावजूद सामाजिक गतिशीलता कैसे संभव है, जहां समूह अपनी स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में द्विज जातियों की क्या भूमिका होती है? तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में द्विज यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जातियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि निम्न जातियां अक्सर उन्हीं की प्रथाओं और अनुष्ठानों का अनुकरण करती हैं। द्विज जातियों का जीवन शैली मानदंड के रूप में कार्य करती है, जिसे निम्न जातियां अपनाने का प्रयास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृतिकरण के दो प्रमुख परिणाम क्या हैं? तो संस्कृतिकरण के दो प्रमुख परिणाम यह हैं कि यह निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति में आंशिक सुधार, अक्सर कुछ पीढ़ियों के बाद, और संस्कृति का एक रूपता की ओर बढ़ना। यह स्थानीय परंपराओं के मानकीकरण की ओर ले जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संस्कृतिकरण की दो प्रमुख आलोचनाएं क्या हैं? तो संस्कृतिकरण की दो प्रमुख आलोचनाएं यह हैं कि यह जाति व्यवस्था की मूलभूत असमानताओं को चुनौती नहीं देता, बल्कि केवल पदानुक्रम में स्थिति बदलने का प्रयास है। दूसरी आलोचना यह है कि यह निम्न जातियों की मूल सांस्कृतिक पहचान की उपेक्षा करता है और उन्हें उच्च जातियों का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि इनका ये मतलब है कि निम्न जातियाँ उभर नहीं सकती, केवल उनका ही अनुकरण करती हैं, उच्च जातियों का ही। संस्कृतिकरण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कैसे भिन्न हो सकता है? तो संस्कृतिकरण ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट होता है, क्योंकि वहाँ जातिगत पहचान और प्रथाएं अधिक दृढ़ होती हैं। शहरी क्षेत्रों में जहाँ अज्ञातता और विभिन्न जातियों के साथ संपर्क अधिक होता है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कम प्रत्यक्ष हो सकती है और सामाजिक गतिशीलता के अन्य मार्ग जैसे शिक्षा, व्यवसाय अधिक प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संस्कृतिकरण के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति कैसी है? तो संस्कृतिकरण के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति सामूहिक और धीमी होती है, न कि व्यक्तिगत या तीव्र। यह आमतौर पर समूह के सामाजिक अनुष्ठानों और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से होता है और इस स्थिति में वास्तविक बदलाव को मान्यता मिलने में समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं? तो पश्चिमीकरण एक उस प्रक्रिया से संदर्भित है जिसमें गैर पश्चिमी समाज पश्चिमी विचारों, मूल संस्थानों, प्रौद्योगिकी और जीवन शैली को अपनाते हैं। भारत के संदर्भ में यह ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद हुआ, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक कानून और लोकतांत्रिक संस्थाएं शामिल हैं। मॉडर्न नहीं हो रही, आज की ड्रेस भी बदल रही है, वही है पश्चिमी क्षेत्र से अपन सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पश्चिमीकरण के दो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जिन्होंने भारतीय समाज को प्रभावित किया है? तो पश्चिमीकरण के दो प्रमुख क्षेत्र जिन्होंने भारतीय समाज को प्रभावित किया है वे है शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा और तर्कसंगत सोच का प्रसार।
और संस्थाएं संवैधानिक शासन, न्यायपालिका, नौकरशाही, खान पान का पहनावा और जीवन शैली से भी प्रभावित हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पश्चिमीकरण का भारतीय परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो पश्चिमीकरण का भारतीय परिवार पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जहाँ नाभिकीय परिवारों की संख्या बढ़ी है, महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है और प्रेम विवाह और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। हालांकि पारंपरिक मूल्य अभी भी सह अस्तित्व में है। यानी कि नाभिकीय परिवारों की संख्या बढ़ी है, ये तो हानिकारक ही है। महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, ये अच्छी बात है। प्रेम विवाह व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिक महत्व दिया है। प्रेम विवाह हुए हैं, ये कहाँ तक अच्छी बात है, ये तो जिन्होंने किया है उनको ही पता होगा। लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बढ़ी है। अब है क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण से क्या अंतर है इन दोनों में? पश्चिमीकरण एक विदेशी पश्चिमी संस्कृति के तत्वों को अपनाना है, जो अक्सर प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्थागत सुधारों पर केंद्रित होता है। संस्कृतिकरण एक ही समाज के भीतर उच्च जाति की प्रथाओं को अपनाना है, जिसका उद्देश्य सामाजिक पदानुक्रम में स्थिति को ऊपर उठाना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पश्चिमीकरण का भारतीय संस्कृति पर क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? तो पश्चिमीकरण का सकारात्मक प्रभाव विज्ञान, तर्कसंगतता और आधुनिकता को बढ़ावा देना है। नकारात्मक प्रभाव में परंपरागत मूल्यों का शरण, उपभोक्तावाद में वृद्धि और कुछ हद तक सांस्कृतिक पहचान का नुकसान शामिल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? तो आधुनिकीकरण एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें एक समाज औद्योगिक विकास, नगरीकरण, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, शिक्षा का प्रसार, तर्कसंगतता और लोकतांत्रिक मूल्य की ओर बढ़ता है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, सामाजिक संरचना और मानसिकता को बदलती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आधुनिकीकरण के दो प्रमुख सामाजिक परिणाम क्या हैं? तो आधुनिकीकरण के दो प्रमुख सामाजिक परिणाम यह हैं कि सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है, व्यक्ति अपनी स्थिति बदल सकते हैं और भेदभाव व असमानता में कमी, जैसे कि जाति व लिंग आधारित, यह विशेषज्ञता और नौकरशाही के विकास को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में आधुनिकीकरण और परंपरा के बीच क्या संबंध है? तो भारत में आधुनिकीकरण और परंपरा के बीच एक जटिल संबंध है। वे एक दूसरे के विपरीत होने के बजाय अक्सर सह अस्तित्व में रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आधुनिकीकरण पारंपरिक मूल्यों को बदल सकता है, लेकिन परंपराएं भी आधुनिक विचारों को स्थानीय संदर्भ में डालती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिकीकरण का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आधुनिकीकरण का भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जहाँ लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ है, नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है और जाति व धर्म के आधार पर राजनीति के साथ साथ विकास के मुद्दे भी प्रमुख हैं। मीडिया का बढ़ता प्रभाव भी एक परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आधुनिकीकरण किस प्रकार एक द्विमुखी तलवार हो सकता है? तो आधुनिकीकरण एक द्विमुखी तलवार हो सकता है, क्योंकि यह जहाँ आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार लाता है, वहीं यह पर्यावरण क्षरण, सामाजिक विघटन, आय असमानता और सांस्कृतिक मूल्यों के क्षरण जैसी नई समस्याएं भी पैदा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के विभिन्न हिस्से अधिक परस्पर जुड़े और निर्भर हो सकते हैं, विशेषकर अर्थव्यवस्था, संस्कृति और प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ये सीमाओं के पार वस्तुएं, सेवाओं, पूंजी, लोगों और विचारों के प्रभाव को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने विदेशी निवेश को आकर्षित किया है, निर्यात को बढ़ावा दिया है और सेवा क्षेत्र विशेषकर आईआईटी में वृद्धि की है। इसने उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाई है, लेकिन असमानताएं और नौकरी की अनिश्चितता भी बढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर दोहरा प्रभाव पड़ा है। इसने विश्वव्यापी सांस्कृतिक वस्तुओं और विचारों के प्रभाव को बढ़ाया है, जैसे पश्चिमी संगीत, फास्ट फूड, जिसमें वैश्विक ग्राम की भावना आई है। हालांकि इसने स्थानीय संस्कृतियों के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई है और कुछ हद तक पहचान के संकट भी पैदा किए हैं।